हाँ? सबको याद है? और आज आप लोगों को मैप भी दिख रहा होगा, ठीक ठीक दिख रहा होगा। जी हाँ, कल अपने हिसाब से हम लोग बैठ करके इसको डिजाइन करवा लिए। बातें करेंगे गुजरात की। अपना एड्रेस निकाल लीजिए। गुजरात को फिजिकली आपने पढ़ा था कि सर गुजरात जो दक्कन ट्रेप से निर्मित काली मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ प्रदेश, जो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का अपवहित क्षेत्र है। इस गुजरात को हमने भौतिक आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो गुजरात का मैदान, दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कच्छ का रन, और तीसरा पढ़ा था कठियावाड़ा प्रायद्वीप। ये तीनों आपको दिख रहा होगा। यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, एक तरफ से देखना शुरू करेंगे। चलो कि सर ये कच्छ पेनिनसुला के नीचे यहां गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और कच्छ के खाड़ी से ऊपर की ओर आप देख लीजिएगा, यहीं पर एक जगह दिख रहा होगा कोरी क्रीक। कोरी क्रीक, क्रीक क्रीक किसको बोलते हैं? क्रीक बोलते किसको हैं? बता सकते हो कि क्रीक किसको बोलते हो? नहीं, आओ बोर्ड पर आओ, सुनो। जब मैं पढ़ रहे हो तो पूरी गहराई तक इसकी बातें कर लेंगे सर। क्रीक कहते किसको है? एक होता है जो महासागरीय तट पर किनारे में जो होता है भाई, वो होता है यहां केरल के तटों पर। ये है बैक वाटर, यहां होता है बैक वाटर, यानी पश्च जल। क्या होता है? बैक वाटर। 2-3 स्थलाकृति को खूब ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे केरल में जब जाओगे ना, तो केरल के पास जो तटीय क्षेत्र मिलेंगे, तो पतला पतला सा संकरी तरीका के नली नुमा टाइप का पानी अंदर की ओर गया है, उसी को बोलते हैं बैक वाटर या पश्च जल। महासागरीय तटों पर सबसे पतला पतला जो अंदर की ओर पानी का प्रवाह है, उसको बैक वाटर बोलते हैं। इसके बाद क्रीक होता है, इसके बाद क्रीक होता है। क्रीक से अगर बड़ा बने तो, क्रीक से बड़ा बने तो गल्फ होता है। क्रीक से बड़ी संरचना गल्फ होता है। गल्फ से बड़ा बे होता है। गल्फ से बड़ा बे होता है। अब बे से भी बड़ा अगर अर्धचंद्राकार हो तो बाइट होता है। गल्फ से भी बड़ा क्या होता है? बाइट होता है। और एकदम सीधा हो जाए तो ये बीच होता है? अच्छा, स्टार्टिंग से और एक बात, ठीक है। देखो, महासागरीय तटों पर ये संकरी संरचना, इस संकरी संरचना को किस रूप में जानते हैं? बैक वाटर। थोड़ा सा ये संरचना और बड़ा हो, चौड़ा हो जाए तो क्रीक। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? क्रीक। क्रीक से यदि बड़ा हो जाए तो गल्फ, और गल्फ से बड़ा हो जाए तो
बे, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे से भी बड़ा हो जाए तो बाइट, जैसे ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो क्या मिलेगा, बाइट। और एकदम यदि ये सर्व मतलब समतल हो तो वह क्षेत्र बीच के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गोवा के बीच पर जाएंगे, गुजरात के बीच पर जाएंगे, वहां टूरिस्ट सब जा करके अपना फोटो वोटो खिंचवाते रहता है, और वही बीच की बातें हो रही हैं। तो आइए बात करते रहेंगे सब एक स्थलाकृति पर, ठीक है। अब आपको मैप में हर चीज बड़ी स्पष्टता से दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, तब तो अच्छी बात है। चलो, ये गल्फ अप कक्ष, अब इसी गल्फ अप कक्ष में नदी आके मिलती है कौन, कच्छ की खाड़ी में, कल पढ़े थे ना, लूनी नदी। और यहां पर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व, ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व। ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता क्या है, गधावर जेबरा, गधावर जेबरा। आगे बढ़ जाना, यहां से आगे बढ़ जाइएगा। कठियावाड़ा प्रायद्वीप भी, कठियावाड़ा प्रायद्वीप भी आपको कल पढ़ा करके रखे हुए हैं, ठीक है। कठियावाड़ा प्रायद्वीप में आपने किन किन बातों को पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा था आपने? कठियावाड़ा प्रायद्वीप में क्या पढ़ा था? इसका मतलब कि कोई घर पे किताब उलट के देखता भी नहीं है क्या? वैसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जाएगा कि सर कठियावाड़ा प्रायद्वीप में आपको गिर दिख रहा होगा, यहीं पर मांडो, गिर, मांडो, ये सब यहां दिख रहा है, और गिरनार, बरदा, ये सब चीजें यहां दिख रही है ना। और वहीं पर पाया जाता है क्या, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। अब ध्यान से देखना, इस गिर नेशनल पार्क में आपको सब पहाड़ी मिल जाएगा, जैसे मांडा हिल्स यहीं पर है, बारदा हिल्स आपके कॉपी में लिखा गया है जी, हाँ, एक भी बात नहीं छोड़े हैं। और इसी में है गिरनार, इसी में है गिरनार, अब मैप में नहीं है, आपके कॉपिया में है, यही में है गिर और गिरनार। ये देखो, हाँ, गिर रेंज और गिरनार हिल्स, दोनों बात है जी, हाँ, गिर रेंज और गिरनार हिल्स। अब यहां से जब अरब सागर से, अरब सागर सखा आता है तो यहां से वर्षा करा देता है, और उस वर्षा का परिणाम है कि ये क्षेत्र हरे भरे जंगलों से सजा रहता है, ये क्षेत्र सजा रहता है, पढ़े है ना, हाँ। तब आगे बढ़ जाओ, अजाना गुजरात प्लेन में, यहां आपको मिल रहा होगा भैया खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, कल पढ़ाए थे खंभात की खाड़ी को, गल्फ ऑफ खंभात, सबको दिख रहा है गल्फ ऑफ खंभात, चलिए गल्फ ऑफ खंभात। इस खंभात के खाड़ी तटों पर जो काम की बात है उसी को करते चलेंगे। यहां एक नदी आकर के अपना जल विसर्जित करती है, ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी, दिख गया। इसी ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है एक नगर, कौन सा, सूरत। पॉलिटिकल मैप भी लगा देते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हो, यहीं पर अवस्थित है सूरत, यहीं पर अवस्थित है सूरत, देखते जाओ, यहीं पर अवस्थित है सूरत। ये सूरत प्रसिद्ध है किस लिए, हाँ, सूती वस्त्रों पे उत्पादन के लिए, और प्रसिद्ध है किस लिए, हीरो की कटाई और पॉलिशिंग के लिए, हीरो की कटाई और पॉलिशिंग के लिए, हीरो की कटाई और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हीरो की कटाई और पॉलिशिंग के लिए,
नेक्स्ट थोड़ी सी बातें और यहीं पर निकाल के आना। यहीं पर एक नगर और आपको दिख रहा होगा जो कल हम लोग लगातार बातें करते गए थे, अंकलेश्वर का क्षेत्र दिख रहा है सबको। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए भाई? तेल शोधन के लिए। कौन सा तेल कारखाना है अंकलेश्वर में? रिलायंस कहां से आ गया? कौन सा तेल कूप है? वसुंधरा तेल कूप है। आ जाना अहमदाबाद, जो फेमस फेमस है, मैं उसी को पढ़ाया हूं। अहमदाबाद, अहमदाबाद को किस रूप में जानते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जस्ट इसके ऊपर में गांधीनगर, यह गांधीनगर प्रसिद्ध है किस लिए? गुजरात का राजधानी नगर है। गुजरात का राजधानी नगर है। गुजरात का राजधानी नगर है गांधीनगर। कोई दिक्कत? गुजरात का राजधानी नगर है गांधीनगर। कोई आपत्ति किसी को नहीं है? थोड़ा सा और इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्या कंक्लूड करना है मेरे भाई? तो आपको इस अहमदाबाद में मिलता क्या क्या है कि सर ये दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है या फेमस है। किस लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए भी फेमस है। यहां पेट्रोकेमिकल उत्पादन भी है और यहीं पर कलोल और मेहसाना में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। कक्ष का रन आपको पढ़ा दिया गया और जस्ट आगे कठियावाड़ा प्रायद्वीप पर भी बातें हुई है, वहीं ओखा बंदरगाह, उसके बाद सब चीजों को देख लेना है। खंभात की खाड़ी पर भी बातें हुई। आज नेक्स्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेट को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो बस थोड़ा सा आपको दिखा देना था। महाराष्ट्र पर आ जाना। महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र दिख रहा है सबको? जहां महाराष्ट्र दिख रहा है ना? गुजरात का मैदान, ये सब का जो क्षेत्र है भाई, ये सब क्षेत्र ही गुजरात का मैदान है। पालमपुर प्लेन, ये सब क्या है? यही गुजरात का मैदानी क्षेत्र है। गुजरात का मैदानी क्षेत्र है। इसमें क्या जानेंगे, चलिए नेक्स्ट बातें आगे बढ़ जाइए। मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र, चलो महाराष्ट्र। अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं महाराष्ट्र को लेकर के। पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन इसका परिचय कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं एक एक गो को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले एक लाइन लिख लेना है। दिख रहा है ना? आज का मैप सब आपको दिख रहा होगा। लिख लीजिए, 2-4 लाइन लिख लीजिए पहले। लिखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को भू सांस्कृतिक दृष्टि से, महाराष्ट्र को भू सांस्कृतिक दृष्टि से, महाराष्ट्र को भू सांस्कृतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? गुजरात को 3, महाराष्ट्र को 4। गुजरात 3, महाराष्ट्र 4। याद करना ही नहीं है कि गुजरात 3, महाराष्ट्र 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कोंकण तट, पहला कोंकण तट, पहला है कोंकण तट। दूसरा मराठवाड़ा,
दूसरा मराठवाड़ा, सबका बता दूंगा। तीसरा खानदेश, खानदेश, जी हां। और चौथा विदर्भ है, खानदेश और विदर्भ है, खानदेश और विदर्भ है, विदर्भ है, मराठवाड़ा, खानदेश और विदर्भ। यहां देखना कि ये जो तटीय क्षेत्र है मेरे भाई, ये तटीय क्षेत्र को कहते हैं कोंकण तट, यही तटीय क्षेत्र कोंकण तट। ऊपर का जो ये रेंज है ये आता है खानदेश कहलाता है, इसी को खानदेश कहते हैं। जस्ट इसके नीचे का जो क्षेत्र है यहां, ये विदर्भ है, इधर विदर्भ है, और ये मराठवाड़ा, ये मराठवाड़ा है। बस ऐसे ही महाराष्ट्र का डिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? जो पश्चिमी तट है कोंकण तट, पश्चिमी तट के ऊपर वाले ये क्षेत्र खानदेश, यहां विदर्भ है, और ये मराठवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं, यही मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुको मैं कुछ इसका कॉपी कर लेता, कॉपी होगा कैसे इसका? ताकि लिखते रहूंगा तो मिटाना नहीं पड़े। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिए कि कुछ छूटे नहीं, ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लिखिए कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट दमन दीव से लेकर, दमन दीव से लेकर, दमन दीव से लेकर गोवा के तट तक, दमन दीव से लेकर गोवा के तट तक संकरी क्षेत्र है, एक संकरी क्षेत्र है। दमन दीव से गोवा तक का एक संकरी क्षेत्र है। यह चावल, आम, यह चावल, आम, केला, सुपारी, केला, सुपारी का उत्पादक क्षेत्र है, केला सुपारी का उत्पादक क्षेत्र है, केला सुपारी का उत्पादक क्षेत्र है। यहां तारापुर, जहां तारापुर, यहां यहां तारापुर, लिखते जाना, यहां तारापुर, बसई, यहां तारापुर, बसई, मुंबई, अलीबाग, मुंबई, अलीबाग एवं रत्नागिरी जैसे नगर अवस्थित है। अलीबाग और रत्नागिरी जैसे नगर अवस्थित है, रत्नागिरी जैसे नगर अवस्थित है। दिख रहा है ना? रत्नागिरी, रत्नागिरी, मुंबई, थाने, ये सब नगर अवस्थित है। कहाँ? इसी कोंकण तट पर अवस्थित है। दिक्कत? दिक्कत किसी को? एक लाइन और लिखो इसी में भैया। चलो चलो, जो जरूरत होगा उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना। अब इतने नगरों को पढ़ के क्या करिएगा? सुनो, एक लाइन लिखिए, तारापुर,
तारापुर भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र है। जो यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। एक काम तो ये भी आई हो गया। दूसरा लिखिएगा वसई। जितना एग्जाम में संभावनाएं बन सकती है उन चीजों को मैं बिल्कुल कंपाइल करके पढ़ा रहा हूं, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। दूसरा लिखेंगे वसई। दूसरा लिखेंगे वसई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस टर्मिनल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस टर्मिनल बनाया गया है जहां मुंबई हाई से, कहां से? मुंबई हाई से लिख करके रखना है। सुनो, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहां होता है? मुंबई हाई में। कहां? वह पेट्रोलियम पर किस राज्य का अधिकार है? आपने बताइएगा। हम पूछे कौन राज्य का अधिकार है, कहिएगा कि सर जो मुंबई हाई है वह राजस्थान के मेनलैंड से नहीं निकाला, महाराष्ट्र के मेनलैंड से उत्पादन नहीं होता है। वह अपतटीय खनिज है जो समुद्र से निकाला जाता है और अपतटीय क्षेत्रों पर अधिकार होता है भारत सरकार का। अपतटीय क्षेत्र पर किसका अधिकार? केंद्र सरकार का। तो भले नाम है मुंबई हाई, उस जगह का नाम है, लेकिन किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? लेकिन आपसे पूछे कि वसुंधरा तेल कूप किस राज्य सरकार के अधीन है? गुजरात के, क्योंकि वो गुजरात के मेनलैंड में है। अंतर समझ रहे हैं ना? अब तटीय क्षेत्र कितना होता है? 24 नॉटिकल मील। ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर आएगा 200, और 200 के बाद आता है उच्च सागर। ठीक है। चलो, तो जो यहां मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है उसी को इस वसई टर्मिनल तक लाया जाता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। आगे लिखिएगा मुंबई। इसको मेन लिखना है मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट लगा लो मुंबई। नेक्स्ट क्या है भाई? मुंबई। एक तरफ से पढ़ रहे हैं, लास्ट कर देंगे। मुंबई 7 द्वीपों का शहर मुंबई। 7 आइलैंड सिटी है मुंबई। 7 द्वीपों का शहर मुंबई। भारत की वाणिज्यिक राजधानी, भारत की वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल। भारत की वाणिज्यिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल मुंबई। सबसे बड़ा औद्योगिक, बंबई औद्योगिक संकुल लिख लेना। सबसे बड़ा औद्योगिक संकुल बंबई। बंदरगाह भी है बंबई। सबसे बड़ा नहीं, बंदरगाह भी है मुंबई में। ठीक है। एक बात और लिखो, अब भारत का बॉलीवुड बंबई। बॉलीवुड, भारत का बॉलीवुड कहां? बंबई। भारत का बॉलीवुड बंबई। भारत का बॉलीवुड बंबई। जी हाँ।
अब एक जगह बड़ा फेमस जगह है जो आपके मैप में नहीं है, लिख लेना उसको अलग से, अलीबाग। अलीबाग अलीबाग वहीं पर है, बगल में एक छोटा सा जगह है बंबई के बगल में, अलीबाग। देखो अलीबाग, यह जलवायुविक विभाजक है, यह क्लाइमेट डिवाइडर है। जलवायुविक के, बोर्ड पर लिखे, जलवायुविक विभाजक है, यह जलवायुविक विभाजक है, यह जलवायुविक विभाजक है, यह जलवायुविक विभाजक है, जो जो चाहे जिससे उत्तर में 150 सीएम, जिसके उत्तर में 150 सीएम और दक्षिण में 200 सीएम से अधिक वर्षा होता है। दक्षिण में 200 सीएम से अधिक वर्षा होता है। दक्षिण में कितना वर्षा होता है? 200 सीएम से अधिक वर्षा होता है। इसलिए अलीबाग का नाम आप गलती से भी मत भूलना मेरे भाई। एक लाइन जस्ट नीचे आकर के लिखिएगा, रत्नागिरी। रत्नागिरी दिख रहा है क्या? रत्नागिरी, यह आम और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आम और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रत्नागिरी। आम और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आम और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहीं पर जस्ट नीचे आइएगा तो दो पासेज मिलेंगे। कौन कौन दो पास मिलेगा भाई? पास मतलब दर्रा। नाम सुना है आपने, थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट दर्रा द्वारा जुड़ा होता है कौन? मुंबई नासिक नगर से जुड़ा है। अभोर घाट से पूना से जुड़ा है। थाल घाट से नासिक से, अभोर घाट से पूना से। थाल घाट से नासिक से, अभोर घाट से पूना से। ठीक है रहेगा। थाल घाट दर्रा द्वारा नासिक से, अभोर घाट से, पूना से। हो गया, आगे बढ़ लो, यहीं पर मिल जाएगा आपको। थाल घाट और भोर घाट, फिजिकल में भी नहीं है। थाल घाट और भोर घाट आते हैं, फिर इस पर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब आएंगे पूना पर। एक और जस्ट जहां आप रत्नागिरी पढ़े हो वहीं पर पुणे दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? पुणे, भोरघाट पूना, यहां पुणे दिख रहा होगा। हेडिंग लगा दो पुणे को। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगर है। मराठवाड़ा का, जी हाँ नेक्स्ट पढ़ लेना है भैया, कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शैक्षणिक और औद्योगिक नगर है। सबसे बड़ा शैक्षणिक और औद्योगिक नगर है मराठवाड़ा का। सबसे बड़ा शैक्षणिक और औद्योगिक नगर है
यहां एनडीए अवस्थित है। एनडीए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे, अहमदनगर, अहमदनगर दिख रहा होगा, अहमदनगर पूना के जस्ट ऊपर में कौन सा, अहमदनगर। कोई बात भुला नहीं ना रहा है, सब एक क्रम से चल रहा है। पूना, पूना के ऊपर में अहमदनगर। देखो, भारत में चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा जिला, चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा जिला, चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा जिला, भारत में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा जिला सतारा, लिखते जाना है, सतारा फुल स्टॉप दे करके, सतारा, संभलपुर, सतारा चाहे सोलापुर, संबलपुर छोड़ दीजिए, सोलापुर, सतारा, सोलापुर, सतारा, सोलापुर, ओलापुर और सांगली, सतारा, सोलापुर, ओलापुर और सांगली। जहां सतारा, सोलापुर, ओलापुर और सांगली, एक जगह कौन सा है, सांगली, सांगली बड़ा फेमस रहा है ये। गन्ना कपास, गन्ना कपास, मूंगफली कोमा तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, मूंगफली के लिए भी प्रसिद्ध है। देखो सब एक ही जगह मिल रहा होगा, सतारा, संगौली, सोलापुर, नहीं दिख रहा है भैया, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, बस ध्यान से पढ़ लीजिए, सतारा, संगौली और सोलापुर। जैसे ही सोलापुर से कोल्हापुर चलोगे चप्पल आ जाएगा, कोल्हापुरी चप्पल चमड़ा के लिए। एक चीज, ये सतारा पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य को डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत में हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। कब, 1848 में, 1884 में। एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, 1884 में, 48 में, 1848 में। सुनो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसको लेके कि जो समानांतर सरकारों का गठन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली समानांतर सरकार कहां की थी, सतारा की। सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली समानांतर सरकार सतारा की थी। जबकि बिहार में कहां, बलिया, चिट्टू पांडे, 7 दिन तक सरकार चली थी चिट्टू पांडे की। सबसे लंबा खींच दिए थे सतारा वाले। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाला, सतारा जिले के महाबालेश्वर पहाड़ी से, जी हाँ लिखते जाएंगे, सतारा जिले के महाबालेश्वर पहाड़ी से जहां कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये देखिए ना, सतारा जिले के महाबालेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जिसके समीप महाबालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है।
इसी के समीप महाबालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। यहीं पर अवस्थित है क्या? महाबालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। चलो, इस सोलापुर और सतारा के बाद आपको ले चलेंगे कहां? कोल्हापुर में। इसके बाद चलिए कोल्हापुर में, जस्ट इसके बाद चलेंगे कोल्हापुर में। लिखना कोल्हापुर, फटाफट लिखते चलो। यह चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर चलना तो दो गो और दिखेगा, एक दिखेगा नासिक और दूसरा दिखेगा औरंगाबाद। दिख रहा है? ये सब तो पढ़ लिए ना, अहमदनगर वगैरह। यहाँ दो बचल है एक साथ में, नासिक और औरंगाबाद। नासिक और औरंगाबाद, नासिक और औरंगाबाद लिखो। नासिक और औरंगाबाद एक लाइन में लिख लेना है भाई, नासिक और औरंगाबाद। जी हाँ, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर है। औद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर है नासिक। नासिक प्याज गन्ना, नासिक इसलिए प्याज गन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नासिक प्याज और गन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं अवस्थित, यहीं अवस्थित यहीं अवस्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, यहीं अवस्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर हिल्स, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भाई एक काम और करो, इसी नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसी नासिक में कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। इसी नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। लिखो औरंगाबाद। औरंगाबाद ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक नगर है। क्यों ऐतिहासिक है भैया? ये जब ऐतिहासिक आ जाए तो इतिहास में जाके चाबी मारना है कि भैया ऐतिहासिक क्यों है। क्या कहेंगे? जब औरंगजेब अपने दक्षिण के अभियान पर था तो पत्नियां कोई कितना भी महारथी क्यों ना हो, लेकिन उनके ऊपर होती हैं, नहीं होती हैं? हाँ, होती ही होती हैं। शाहजहां अपनी बेगम के याद में ताजमहल बनवा चुका था, बनवा दिया था। तो सास के याद में ताजमहल बन जाए तो पतोहू तो कुछ तो करेगी, नहीं करेगी?
आज भी देखिए सामान्य घर की कहानी है कि सासू माँ को अगर कुछ मिला है, सासू माँ नैहर जाती है, मैके जाती है, 2 साड़ी ज्यादा लाती है, तो उसका कमेंट भी पतोह को झेलना पड़ता है। ये ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं। हाँ, रियलिटी इसी की है। थोड़ा अंडरग्राउंड पर चल के बात करो तो अगर पतोह को थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसका भी सासू माँ पर कमेंट उनको भी झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा है इस समाज में महिलाओं के बीच। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी वहीं पर है और गरीबी भी वहीं पर है। जानते हो क्यों? सुनो, सबसे ज्यादा गरीबी भी महिलाओं में दिख जाएगा। सबसे ज्यादा कौन गरीबी है वहां पर? हाँ, सबसे ज्यादा गरीबी क्या है वहां? तुलनात्मक गरीबी ज्यादा है। सब कुछ दे दीजिए तो भी वो महिला अपने को गरीब ही समझेगी। नीता अंबानी से भी पूछो तो कही कि ये क्या मुकेश करता है, ये बताइए। वो देखिए, ये सब जो है फॉरेन वाले हैं, बेजोस वगैरह है, मार्क्स जुगरबर्ग है, वो सब के जो आदमी है, ट्रंप का जो आदमी है, ये सबको देखिए क्या सुख सुविधा है। ये क्या करता है? 3 लाख 4 लाख का चाय पिलाता है, उससे जीवन चलेगा और वो भी अपने को कमजोर ही समझेगी। तो तुलनात्मक गरीबी ज्यादा है। ठीक है, कि सब कुछ होने के बाद भी पड़ोसी से तुलना करती कि अच्छा उसका छठ में 3,000 का साड़ी, 5,000 का साड़ी, 10,000 का साड़ी आ गया, अब मेरा 1,000 पर, मतलब हम गरीब है। मान लेती है कि नहीं? हाँ, तो देखिए तो कितनी अच्छी बात है। सुनो, हटाओ, आगे बढ़ो। अब यहां कहां पढ़ रहे थे भाई? औरंगाबाद में। औरंगजेब ने भी प्रॉमिस किया था कि तुम मरोगी तो हम भी ताजमहल बनवा देंगे। चलो मरो तो सही मरो तो सही, ताजमहल तब तो बनेगा। अब रबिया दुरानी मरी तो बीबी रबिया दुरानी की मकबरा भी यही औरंगाबाद में अवस्थित है। ठीक है, बीबी रबिया दुरानी की मकबरा भी यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, जो ताजमहल बनवाना चाहा लेकिन नियत साफ नहीं थी। हाँ, कोई भी चीज नियत और नियति से बनता है, नहीं बनता है, वो ताजमहल अधूरे रह गया। लिखो, एक लाइन लिखो। यहां रबिया दुरानी का मकबरा है। रबिया दुरानी का मकबरा है, दुरानी का मकबरा है, या रबिया बीबी रबिया दुरानी का मकबरा है। औरंगजेब की बीबी थी। हाँ, दुरानी, रपरेफ, जी हाँ। बीबी रबिया दुरानी की मकबरा है। एलोरा की गुफा भी हम सुने हैं, औरंगाबाद में एलोरा की गुफा भी, एलोरा की गुफा भी, एलोरा की गुफा भी। अजंता सुने हैं? अजंता में कितना गुफा? 29 गो। अजंता में कितना गुफा? 29 गो। अजंता के गुफाओं का किसने निर्माण करवाया था? वाकाटक वंशीय शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। वाकाटक वंश के शासकों ने, उसमें सबसे बड़ा जो मूर्ति है किसका? मरणासन बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ है। कभी पढ़ाएंगे कि कैसे यशोधरा के वियोग को दिखाया गया है, राहुल के मृत्युओं को है, बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन है। बहुत शानदार जगहों में से एक है। आगे औरंगाबाद के बाद नेक्स्ट सिटी की ओर बढ़ेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लो। विदर्भ वृष्टि छाया क्षेत्र। अब ये जो है कौन सा क्षेत्र है? सबसे पुराना धर्म बहुत कहां से आ गया भाई चलो अब उस डिबेट में मत ले जाओ हमको, आप ही लोगों का टाइम थोड़ा कील हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म जिसकी जन्म स्थली बिहार है। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण था कि उसमें बड़ी वैज्ञानिक प्रवेश कराया गया। सबसे पहले भगवान को कंसेप्ट को हटा दिया गया, असमानता को खत्म कर दिया गया, जातिवाद हटाया गया, और जैसे ही ये चीजें समाप्त होगी तो धर्म बूस्ट करेगा ना। देखिए, बुद्ध का जब प्रवेश हो रहा है तो बुद्ध नहीं कह रहे हैं कि तुम पूजा करो, बुद्ध नहीं कह रहे हैं कि तुम दान दो, तुम दक्षिणा दो,
तुम तपस्या करो, ये बातें नहीं कह रहे हैं। वह क्या कहे कि दुख है। आते ही नब्ज को उन्होंने क्या पकड़ा कि दुख है। दुनिया का उतना बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर मैं नहीं देखा कि आते पकड़ लिया दुख है। अब बताइए दुख किसको नहीं है? सबको है। अब लोगों के मन में भावनाएं आई कि चलो इतना तो कोई बता देता है, दूसरा शॉट क्या मारे कि इसका कारण है। मैं आपको कहता हूं कि देखो मैं पढ़ाता हूं। आप कहे सब पढ़ाते हैं सर, आप पढ़ाए तो क्या पढ़ाए, लेकिन मैं समझाता हूं। थोड़ा सा रुक जाएंगे। जैसे तीसरा बात बोलूंगा कि मैं जो पढ़ाता हूं वही आता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे कॉपी को पढ़ लेने वाले आज अधिकारी हैं, थोड़ा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहेंगे कि चलो एडमिशन करा लेते हैं। नहीं करा लेते हैं? यथार्थता यही है ना। बुद्धि का दुनिया में प्रवेश हुआ, हाथ उठाया, दुख है तो सबको है भैया। आज होते तो सबसे पहले हम ही पहुंच जाते कि दुख बहुत है बाबा। दूसरा लफ्ज क्या, कारण है। तो रियल में लोगों को लगा कि मेरे दुख का क्या कारण है, उसके दुख का क्या कारण है। एक बार बुद्ध से सुनते हैं कि क्या कारण है। बुद्ध ने कहा है कि सबके दुख का एक ही कारण है। क्या? इच्छा, मोह, लोभ, तृष्णा। लोगों ने कहा भैया तो ऐसे निकले कैसे? ये तो हम भी जानते हैं। कैसे मान ले कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे जो है अपने नहीं है। बुद्ध ने कहा इसी को तो सीखना है, इसके उपाय हैं। कौन उपाय है? अष्टांगिक मार्ग। कहीं भी उसने भगवान को इसमें लाया है। अब ये धर्म कुछ करेगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इधर का जो क्षेत्र बचा है कौन सा क्षेत्र है भाई? क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? विदर्भ है। इधर का जो क्षेत्र है विदर्भ है। ये क्षेत्र क्या है? विदर्भ है। विदर्भ जैसे अपने यहाँ बिहार में मिथिलांचल है, जो मिथिला वाला क्षेत्र है उसको मिथिलांचल बोलते हैं। तो एकरा के क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं कि यह विदर्भ का क्षेत्र है। जब भी महाराष्ट्र के डिवीजन की बातें होगी तो यही बात होगा कि विदर्भ को अलग कर दिया जाए। हाँ हाँ, विदर्भ को अलग कर दिया जाए। देखो महाराष्ट्र का ये बहुत विकसित क्षेत्र है, लेकिन ये विदर्भ विकसित नहीं है। विदर्भ विकसित है, सारा डेवलप यहीं पर है। अब विदर्भ तो गरीबी से जूझता है, विदर्भ पानी से जूझता है, सूखे की समस्या होती है, लोगों के लिए टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता है। ये वही विदर्भ है, ठीक है। एक लाइन लिखिए, फटाफट लिखिए, शानदार लिखिए। चलो विदर्भ को लिख लेना। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। सूखा उत्पादन क्षेत्र है। यहां अवस्थित लोनार झील, एक झील को जरूर पढ़िएगा, अक्सर पूछा जाता है। लोनार झील लोनार झील उल्का निर्मित झील है, उल्का पिंड से निर्मित झील है। उल्का पिंड से निर्मित झील है जिसे जिसे किस रूप में जाना जाता है? उल्का पिंड से निर्मित झील है लूनार झील। जो उल्का पिंड से निर्मित झील है इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है, क्रेटर लेक भी कहा जाता है। यह क्रेटर झील का उदाहरण है। देखो महाराष्ट्र की द्वितीय राजधानी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना।
महाराष्ट्र की द्वितीय राजधानी कौन सा है? नागपुर। महाराष्ट्र की द्वितीय राजधानी कौन सा? नागपुर। महाराष्ट्र की द्वितीय राजधानी नागपुर। नागपुर, जी हाँ, नागपुर। यह संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का मुख्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या मुख्यालय है? आरएसएस की स्थापना किसने किया था? हेडगेवार साहब ने किया था। हाँ, 1925 में विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना हुआ था। विजयदशमी के दिन 1925 में हेडगेवार साहब ने इसकी स्थापना करी थी और यही नागपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। एक लाइन और लिखो नागपुर के बारे में। हाँ, हेडगेवार कौन? अब ये ऐसा प्रमाणित नहीं है कि वह आरएसएस का मेंबर था। ठीक है, छोड़िए, आगे बढ़िए। लिखना, यह मोटर वाहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, 1925 विजयदशमी के दिन यह मोटर वाहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोटर वाहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोलापुर वगैरह पढ़ लिए हम लोग। इधर और कोई हम लोगों से पूछा जाने वाली बातें बिल्कुल नहीं है। महाबालेश्वर, बेनगुरला भी है। चलो, इतना से आप लोगों का काम चल जाएगा। कोल्हापुर भी हो गया है, बहुत है। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा 1 मिनट और, ठीक है। देख लेना, ये विस्तार है यहाँ किसका? कोंकण तट पर्वत पश्चिमी घाट का। यहाँ विस्तार है किसका? पश्चिमी घाट का। कौन सा है? पश्चिमी घाट। जबकि कुछ पर्वत श्रेणियां जैसे महादेव रेंज स्पष्ट पूछता है, महादेव पहाड़ियां किस राज्य में? 1 मिनट में पढ़ो। महादेव महाराष्ट्र में, महादेव महाराष्ट्र में। बालाघाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्रा महाराष्ट्र में। अजंता सतमाला महाराष्ट्र में। अक्सर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी सिर्फ एक राज्य में फैला है, इनमें से एगो पूछ लेता है। और अक्सर बार अजंता पूछा जाता है। अजंता सिर्फ एक ही राज्य में है। कौन? महाराष्ट्र में। अजंता सिर्फ कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता अवस्थित है महाराष्ट्र में। दिक्कत है किसी को? हाँ, नहीं नहीं, महादेव भी इसी में है, बालाघाट भी इसी में है। ठीक है, चलिए, इतना को ही पढ़ना था। आगे बढ़ाएं? आगे बढ़ाएं? चलो कोई बात नहीं, फिर आप लोग आइएगा ना पीसीएस वाला में, तो पीसीएस वाला में इसका और बखिया उधेड़ देते हैं। चलिए, ये कौन सा स्टेट आया? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सुनते जाओ, क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहीं से हम लोगों को कंटिन्यू करना है। आज कर देना।
कोई शिकवा शिकायत हो तो बताते चलना। क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। लिखाते चलें कि केवल पढ़ाते चलें? पहले पढ़ा दें, आगे पहले एक बार पढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर बाद में लिखने वाला काम करेंगे, बाद में लिखने वाला काम करेंगे। पहले एक बार पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये घर किया रहेगा, और फिर वहां से जब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो, ये बस मोटा मोटा एक बार पहले बता देता हूं, फिर सबको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश का ये फिजिकल रूप है, मध्य प्रदेश का फिजिकल रूप है, भौतिकी है। आपको इसमें दिख रहा होगा विंध्यन पर्वत। कौन सा रेंज है? विंध्यन पर्वत, यहीं पर अवस्थित है विंध्यन। सर, विंध्यन का निर्माण कब हुआ था? हिमालय उत्पत्ति के समय ही, जब तिब्बत के पठार से टकराया था तो पुष्पक का परिणाम है कि विंध्यन पर्वत बना। इस विंध्यन पर्वत के ऊपर में बुंदेलखंड, यहीं पर बस एक बार झलक झलक देख लेना है, फिर सबको चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहीं पर अवस्थित है बुंदेलखंड। जैसे ही आप इस विंध्यन में आइएगा, यहां से अनेक नदियां आपको निकलती हुई मिलेगी। इसी विंध्यन पर्वत में है अमरकंटक श्रेणी। कौन सा? अमरकंटक श्रेणी, जिस अमरकंटक से 3 नदी, कौन कौन? सोन, नर्मदा और जोहिला। सोन, नर्मदा और जोहिला। सोन, नर्मदा और जोहिला नदी का उद्गम होता है जस्ट नीचे। नर्मदा वाले क्षेत्रों में आओगे तो देखना, ये विंध्यन और सतपुरा दोनों के भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। जैसे भ्रंश में प्रवाहित होगा, कोयला निक्षेप पाया जाएगा। यहीं पर कोयला का निक्षेप आपको मिलना ही मिलना है भैया। जस्ट विंध्यन के पहले है कौन सा? मालवा का प्लेटू। तो विंध्यन का जब विस्तार पढ़ते हैं हम लोग, तो कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो मालवा प्लेटू से लेकर के इसका विस्तार बघेल खंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। मालवा प्लेटू से लेकर के कहां तक? बघेल खंड तक इस विंध्यन का विस्तार है। इस विंध्यन का विस्तार बघेल खंड तक मिलता है। बघेल खंड तक इस विंध्यन का विस्तार है। थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। बस इसी के जस्ट बगल में एक नदी आपको दिख रही होगी, चंबल। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस चंबल नदी पर देखना कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये डैम बना हुआ है। वहीं जो रिजर्व की बातें जब होती है यहां पर, तो इंदिरा गांधी रिजर्वियर कहां? नर्मदा पर। बारगी डैम रिजर्वियर बनोरी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर यहां पर अवस्थित है, हालांकि ये बघेलखंड के क्षेत्रों में है। यहां बांक सागर लेक है, राजघाट रिजर्वर ऊपर अवस्थित है, ठीक है। सतपुरा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन? धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी
धूपगढ़। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 7 पहाड़ियों के समूह को, सतपुरा, 7 पहाड़ियों के समूह को दिक्कत है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ अवस्थित है। एक एक बगल में महादेव हिल्स से लेकर के सब चीजों को देख लेना है। आगे इसका फिजिकल के पहले पॉलिटिकल एक बार देख लो। यही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का डिवीजन कब हुआ था, विभाजन कब हुआ था? नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बना। कौन? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से पृथक एक राज्य बना था छत्तीसगढ़। अब इसी पर 2-4 शब्द हम लोगों को अभी देख लेना है। कल इसको लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे भाई, कल लिखते चलेंगे। हाँ? मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बना था छत्तीसगढ़, और ये तो 1956 से ही आ रहा है। 1 नवंबर 1956 वाले याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहीं पर एक रेड चिन्ह लगाया गया है। एक नगर है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी नगर भोपाल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाई स्थित है भोपाल में। पहाड़ों की रानी नाम से मशहूर है भोपाल। जस्ट भोपाल से आप ऊपर नीचे आगे बढ़ते जाना कि भोपाल के आपको बगल में दिख रहा होगा एक नगर, गोविंद नगर। सब अपना अपना मैप में केवल आज देखते जाइए, ठीक है। समय नहीं तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे तो इसको पढ़ा भी देंगे, ठीक है। कल से 3 स्टेट हम लोग का टारगेट रहेगा कि एक दिन में कितना राज्य करना है? 3 राज्यों को करना है। एक दिन में कितने राज्यों को करना है? 3 राज्यों को करना है। कल हम लोगों का 3 स्टेट टारगेट रहेगा कि एक दिन में कितने राज्यों को? 3 राज्यों को करना है, तब निकल पाएगा जल्दी जल्दी। वहीं पर एक नगर आपको दिख रहा होगा उज्जैन, दिख रहा होगा उज्जैन। देखो उज्जैन किस लिए फेमस है भाई? उज्जैन किस लिए फेमस है सर? उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। क्या कर रहे हैं? वो एकदम लीन है, आप ही से पूछ रहे थे। देख रहे हैं। चलो, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित नगर, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश टेम्पल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मंदिरों की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल वहीं पर अवस्थित है। भैरवनाथ मंदिर है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है उज्जैन। तो उज्जैन से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देवास, फटाफट देख लेना कि सर देवास, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? देवास से। देवास फेमस रहा है किस लिए? जी हां भैया, देवास किस लिए फेमस रहा है? एक बार बताओ, देवास किस लिए फेमस है? नहीं मालूम है? अब पूछेगा प्रश्न तब कैसे काम चलेगा। यहां पर बैंक नोट मुद्रालय अवस्थित है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रालय मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। कौन कमेटी? यंग हिल्टन कमेटी। बोल दो, सब बात लिखना आसान नहीं है। मैं जितना बोलता हूं उसको कैसे लिखिएगा? जो काम की बात है उसको कॉपी में, आइए जो परीक्षा का सब बात है उसको सुन लेना है, ठीक है। हाँ, काम की बात मतलब ज्योग्राफी की बात मेरे कॉपी में, और जितना अदर इंटरलिंक होगा उसको सुनते जाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का
बैंक है। उसने अपना मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया है कहाँ? देवास में। चमड़े बनाने की कंपनी है कहाँ? वहीं पर एक और देखिएगा होशंगाबाद, एक और जगह दिख रहा होगा, जैसे देवास से आगे बढ़ोगे मिल जाएगा होशंगाबाद। सबको दिख रहा है होशंगाबाद? देखते चलो ना भाई, होशंगाबाद। ये होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल है। देवास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग प्रेस, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। जैसे होशंगाबाद को आप क्रॉस करो, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए मध्य प्रदेश में मऊ में पहुंचना। पहले इंदौर आपको घुमा लेते हैं। इंदौर, देखिए इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर जहां देवास है वहीं पर इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। यह इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इंदौर के बाद आओगे आएंगे तो मऊ मिलेगा, जनपाव पर्वत। यही मऊ में कौन सा है? जनपाव पर्वत। और जनपाव पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है। कौन से नदी का उद्गम होता है भाई? कौन से नदी का उद्गम होता है? अब इतना नहीं बताओगे तो क्यों पढ़ाएं आप लोगों को रे भैया? केवल इसलिए पढ़ाएं कि कुछ पैसा दे देते हो? हाँ? मऊ के जनपाव से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में कहां से? ये मऊ भी ऐतिहासिक जगह है भैया। इसी मऊ में, सुनो, इसी मऊ में 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये वही मऊ की बातें हो रही है, मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो अंबेडकर जी के जन्म स्थान को भूल जाओगे आप? नहीं, इस देश में रह के भूलना इजाजत नहीं है। कब मृत्यु हुई थी उनकी? चला ये कह रहा है कुछ नहीं बोलवाइए अम्बेडकर पर सर, बहुत विवाद हो जाता है उन पर बोलने पर। कोई बात नहीं, आप अमित शाह थोड़े कि विवाद हो जाएगा। आप खुल के बोलिए क्या जी, तो बोलो। हाँ, आगे बढ़ना। आपको दिख रहा है नेपा नगर, एक नगर दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी 10 मिनट का समय है, एक बार फटाफट एक झलक आपको दिखाते चलेंगे। कल इसको लिखना भी है। नेपा नगर सबको दिख रहा है? नेपा नगर, हाँ देखते जाना। नेपा नगर, नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? कि यहां अखबारी कागज के निर्माण के लिए, अखबारी कागज के निर्माण के लिए। अब सबको नाम याद आ गया। अखबारी कागज के निर्माण के लिए फेमस है नेपा नगर। अखबारी कागज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन? नेपा नगर। थोड़ा सा और ऊपर कंटिन्यू करो। नेपा नगर के बाद आपको लेके चलेंगे कहां भैया? इसमें जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पन्ना का नाम आपने सुना होगा। सुना है पन्ना? पन्ना सुने हो? किस लिए फेमस है? हीरा के लिए। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा का सबसे बड़ा खान है भारत में। वहीं किम्बरले की चट्टानों से हीरा का उत्पादन किया जाता है। कौन सी चट्टान से? किम्बरले के चट्टानों से हीरा का उत्पादन किया जाता है। किम्बरले के चट्टानों के सिराओं में अरबों वर्षों में हीरा निर्मित होता है। जो जितना दिन तपेगा ना उतना ही कीमती होगा। ठीक है, तो हीरा 1, 200, 200, 500, 1000 वर्षों में नहीं, अरबों वर्षों में हीरा बनता है। देखिए, एक रति 10 रति के भाव से बिकता है। रति रति में बिकता है कि नहीं? और बाकी चीज टीन उनको कोई पूछता है जी? क्योंकि उसमें तपने की क्षमता ही नहीं है। यहीं पर आपको दिख रहा होगा टीन की तरह गर्म हो जाता है। जबलपुर दिख रहा होगा, जबलपुर दिख रहा होगा, और बीजापुर भी अवस्थित होगा। यहीं पर बीजापुर भी अवस्थित है, बीजापुर भी अवस्थित है। तो कल के क्लास में हम लोगों का मुख्य आधार रहेगा कि भैया आते ही पहले हम करेंगे किसको? मध्य प्रदेश को। सुनो, और किसी का मैप लगा हुआ है इसमें? कर्नाटक का लगा होगा, देख लेते हैं, रुको।
कल करेंगे मध्य प्रदेश को, और एक और स्टेट करेंगे कल, कर्नाटक। थोड़ा सा बात कर ले कर्नाटक पर भी 2 मिनट। 2 गो कल लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आज एक बार घर से देख करके आइएगा। कर्नाटक प्लेटू को भी चंद सेकंड में आप देख सकते हो कि कर्नाटक की क्या स्थिति बनी हुई है। सब लोग कर्नाटक को एक बार देख लेंगे। कर्नाटक जो है, कर्नाटक अवस्थित है कहां? पश्चिमी तट पर है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो कर्नाटक वाले, फट जा रहा है। चलिए एक बार कर्नाटक को ढंग से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह है अपना कर्नाटक का फिजिकल। देख रहे हो इसमें फिजिकल कितना इसका टफेस्ट है। इसके फिजिकल से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? यहीं पर अवस्थित है, सब पहाड़ी एक तरफ से देखते चलना है। चिकोड़ी रेंज, यहाँ जी, इसीलिए तो सब मैप को अब एचडी लगा दिए हैं कि कितनों जूम करने पर फटेगा नहीं। कल का मैप बहुत दिक्कत कर दिया था, कल तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब एकदम मैच ठीक है। ठीक है, सुनो, एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु किस लिए फेमस है सर? कहिएगा सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा हब है वो। उसी को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध रहा है। और कर्नाटक अपने आप में फेमस है किस लिए? तो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है कर्नाटक। बाबा बुदन पहाड़ी, इनका नाम देखते हैं तो हम रुक जाते हैं। पता है ना बाबा बुदन को? नहीं। ब्राजील वाला जो है कॉफी छुपा के रख लेता कि किसी को कॉफी नहीं जाने देंगे, कॉफी का बीज नहीं जाने देंगे। माने कॉफी पर केवल एक अधिकार होगा ब्राजील का। ब्राजील का, ब्राजील में चाय के बागान को क्या कहते हैं? कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। सेंट पाओ, ये सब नहीं पढ़ा हम, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिए, पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। और कुछ आदमी सोचता है कि एक ही दिन में सारा ज्ञान कैसे मिल जाए। घबराना नहीं है, पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बूंद बूंद तालाब भरता है। कुछ भी कर लेंगे हम, समय तो लगेगा ही। ठीक है, ये बाबू बुदन याद आते हैं कि वहां पर पूरा जांच चल रहा था कि कोई कॉफी लेके नहीं जाएगा। ये गए घूमने और लाठी लेके गए थे। लाठी समझते हैं ना, डंटा। जी हाँ, कहे कि चला नहीं जाता है रे बच्चा, चलना के लिए रखे हुए हैं। और उसी में जो है अंदर में खुलने वाला रखे थे, और उसी में कॉफी का बीज डाल दिए, अब बंद कर दिए, और फिर आकर के बैठ गए। बहुत कष्ट हुआ, अब जीवन में नहीं आएंगे ब्राजील। पूरा शरीर उनका चेक हुआ, सारा चीज चेक हुआ। उसको क्या पता कि लठिया में रख ले है, लठिया उठिया सब देखा। यहाँ आकर के वहीं से शुरू किए कॉफी का खेती। आज देखो हम लोग कॉफी उत्पादन में कहाँ पर है। तो सब चीजों को एक बार इसको एक झलक देख करके, ये अक्सर पूछा जाता है ना, कृष्णा सागर रिजर्व, काबिनी रिजर्व, सबसे, और सबका अपना एक इतिहास है। सबका अपना एक इतिहास है, कभी भी उसके इतिहास से अलग नहीं होना है। उसके इतिहास को पढ़ के ही रखना है। ठीक है, प्लेटू उलोटी पर भी आप लोगों से बातें होती रहेगी। तो आज छोड़ देते हैं, कल 3 स्टेट को करेंगे, और 3 स्टेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि किसी भी हाल में